यहां पर मैं देख सकते हो आप लोगों से 5 जनवरी 2022 को एग्जाम में पूछा गया था। असर्शन और रीजन टाइप का प्रश्न है ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर में मेरी एक इच्छा है कि हर एक बच्चा जो असर्शन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें महारत हासिल कर ले, ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जिसको वो सॉल्व ना कर पाए। देखिए यहां बोला है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। जो 3/4 हिस्सा है अर्थ का लगभग वो क्या है, वाटर से कवर है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पर मैं बोला है देयर इज मोर सॉल्ट वाटर देन फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस। हमारे पृथ्वी के ऊपर में सॉल्ट वाटर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, ठीक है, आपका फ्रेश वाटर। तो सॉल्ट वाटर ज्यादा है, फ्रेश वाटर कम है, मतलब कि खारा पानी ज्यादा है, ठीक है, खारा पानी ज्यादा है, और जो आपका मीठा पानी है आप लोगों का जो फ्रेश वाटर है वो कम है, खारा पानी ज्यादा है। वो भी बात बिल्कुल सही है कि देयर इज मोर सॉल्ट वाटर, खारा पानी ज्यादा है, ठीक है, फ्रेश वाटर से आप लोगों का सरफेस के ऊपर में। ये भी बिल्कुल सही बात है आप लोगों की कि जो आप लोगों का ओके। तो अब बात आती है फ्रेंड्स यहां पर में कि आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। पृथ्वी का, ठीक है, 3/4 भाग अगर मैं मान लूं कि पानी से घिरा हुआ है, 3/4 भाग फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसका यह रीजन है कि खारा पानी ज्यादा है? बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, ए जितने भी लोग लगा रहे हैं ना, बात को समझो आप लोग, कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 3/4 भाग जो है पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है, क्या खारे पानी की वजह से? अरे खारा पानी ज्यादा है या मीठा पानी ज्यादा है, उसका 3/4 हिस्से का पानी से घिरा हुआ होने से क्या लेना देना है? दोनों बात अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन क्या खारा पानी ज्यादा है इस वजह से 3/4 हिस्सा हमारा पृथ्वी का पानी से घिरा है? क्या कोई लेना देना नहीं है उसका। हो सकता मीठा पानी ज्यादा होता तो भी हो सकता है 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ हो सकता था। तो आर जो है वो ए का रीजन कैसे हुआ? जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हो? इसी वजह से कह रहा हूं आप लोगों से फ्रेंड्स कि आप लोग यहां पर में देखिए, यहां पर में आई थिंक आप लोगों को यहां पर में ऑप्शंस जो है वो आप लोगों को नहीं दिख रहे। जस्ट एक सेकंड में यहां पर में ABCD भी आप लोगों के लिए लगा देता हूं जी। अब आप लोग देखिए यहां पर में फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आंसर यहां पर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए, नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। ये याद रखना है आप लोगों ने। जितने भी लोगों ने बी आंसर लगाया था हाथ ऊपर कर दीजिए, और बाकी सभी लोग जितने लोगों ने गलत आंसर लगाया था वो लिख देंगे यहां पर में कि सर इस बार गलत हुआ, अगले बार ध्यान रखेंगे इस चीज का। समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे हर एक क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड, बी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है आपका, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ठीक है। चलिए, तो हमारे दुनिया के अंदर में, ठीक है, 97.3% जो पानी है वो खारा पानी है फ्रेंड्स, ओशियंस में है, ठीक है, नमकीन पानी। और फ्रेश वाटर जो बचा हुआ है वो फ्रेश वाटर है एनसीईआरटी के अनुसार। तो सादे पानी से ज्यादा, कई गुना ज्यादा जो है वो सलाइन वाटर है। वो तो सही है आप लोगों का, जो सेकंड वाला बोल रहा है ना सॉल्ट वाटर ज्यादा है, वो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। सैलिनिटी इज द ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। लवणता जो होती है वो 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा होती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 40 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी जो है वो 40 पार्ट्स पर 1000 है। अब मैं आपको डायरेक्टली जो है ना फ्रेंड्स, ठीक है, डू यू नो के तरफ में लेकर चलता हूं एनसीईआरटी के। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 1000 बच्चे जब हम लोग 1000 लाइक्स प्लस 1000 लाइव जब हम लोग हो जाएंगे, सारे बच्चे यहाँ पर में आएंगे, मैं पक्का आप लोगों को डू यू नोज और ये सारी चीजें भी अच्छे से करवा दूंगा। क्या आप जानते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है लवणता का मतलब होता है 1000 ग्राम पानी के अंदर में मौजूद नमक की मात्रा, ठीक है। इसको सैलिनिटी कहते हैं। सैलिनिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितना ग्राम नमक है उसको सैलिनिटी कहते हैं। पूरे दुनिया का जो पानी है, ठीक है, जो ओशियन के अंदर में जो पानी है उसका एवरेज निकाला जाए तो 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब हर 1000 ग्राम, अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया समुद्र का पानी, एवरेज बात कर रहे हैं हम लोग, तो 35 ग्राम आपको उसमें नमक मिलेगा, 35 ग्राम नमक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, 1000 ग्राम के अंदर में। ये इसका मतलब होता है। तो एवरेज सैलिनिटी 35 है, ना कि 40, ठीक है। तो यहां पर में ये यहाँ जो 40 बोला गया था ना, ये गलत है आप लोगों का एज पर एनसीईआरटी। सेकंड वाला गलत है, ठीक है, और पहला वाला सही है। अब बात हो रही है आप लोगों की, आपसे गलत वाला पूछा है, आपसे गलत वाला पूछा है, ये याद रखना है आप लोगों से, गलत वाला पूछा है, ओके। इसी वजह से आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने भी लोगों ने बी आंसर लगाया, 41% लोगों ने बी आंसर लगाया है, सबका गलत हो गया। क्यों हो गया ना? आप लोगों के साथ में खेला यहां पर में, एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। इसीलिए बोल रहा हूं टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जितने भी सेशंस हो रहे हैं उनको अच्छे से देखो, ताकि इस तरह के जो आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोग जो है महारत हासिल कर ले।
ठीक है, तो ध्यान रखना है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा। इनकरेक्ट वन, कथन गलत कथन जो है फ्रेंड्स वो पहचाना था, तो सेकंड वाला गलत है, इसी वजह से ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ठीक है, गलत वाला पूछा था आप लोगों से, तो प्रैक्टिस से आएगा ये, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये तो अच्छी बात है ना, यहां गलत हो रहा है तो आप लोग एग्जाम में सही करके आओगे, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपके दिमाग को आदत होती जा रही है। देखिए यूटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और 14 फरवरी जो है 2014 के अंदर में भी आया हुआ था, फरवरी 2014 के अंदर में, और यूटेट के अंदर में 2020 में। मृत सागर क्या है? ठीक है, डेड सी क्या है? एक ऐसा समुद्र है जिसका पानी जहरीला है, जहरीला। एक ऐसा समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी ज्यादा खारा है। एक ऐसा समुद्र जिसमें उच्च एवं निम्न ज्वार अक्सर आते रहते हैं। एक ऐसा समुद्र जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स डेड सी, मृत सागर जो है ना, यहाँ पर मैं आपका बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये एक ऐसा सागर है, ठीक है, जिसकी सैलिनिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लवणता इसकी बहुत ज्यादा होती है, खारा है, ये सॉल्टीएस्ट है सभी महासागरों में से और सभी इसके अंदर में से। ओके, तो ये याद रखना है आपने। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का। और आप लोगों को बता दूं कि इजराइल और जॉर्डन की जो बॉर्डर है ना, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर, उसके ऊपर में आपको मिलेगा। ये इतना ज्यादा नमकीन है पानी, ठीक है, इतना ज्यादा नमकीन, इतना ज्यादा खारा है कि आप इसमें डूबोगी भी नहीं। मतलब अगर आप इसमें बैठ गए तो आप डूबोगे भी नहीं उसके अंदर में, वो तैरते रहोगे, वो अंदर में जा ही नहीं सकता। तो किसी का डूब के मरने का मन है तो वही वो डेड सागर में, मृत सागर में डूबो, कितनी भी कोशिश कर लोगे डूबोगे ही नहीं। ठीक है, वो गाना आया था ना यहाँ पर, मैं समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए हो, तो शायद वो मृत सागर में गई होंगी वो लड़की, कि इसी वजह से लड़के ने बोला अरे पागल लड़की कहाँ गई, समंदर में नहा के कितनी नमकीन हो गई तू। ठीक है, मतलब नमक नमक चढ़ गया होगा ना। अब तुम लोग समझ रहे हो कि यार कुछ वो नमकीन कुछ और बोल रहा है, अरे वो सच में बोल रहा हूँ बेचारा यार, नमकीन नमकीन हो गए करके यहाँ पर में। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो सॉल्टीएस्ट है, मतलब कि सबसे ज्यादा नमकीन जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में अगर आप लोगों ने 1000 ग्राम डेड सी की बात करें, अगर हम लोग 1000 ग्राम अगर आप लोगों ने पानी लिया तो 340 ग्राम जो है आपको उसमें नमक मिलेगा। ठीक है, 1000 ग्राम पानी में से अगर 1000 ग्राम पानी आप लोगों ने लिया तो उसमें 340 ग्राम आप लोगों को नमक मिल जाएगा, इतनी उसकी लवणता है। ठीक है, ये देखिए आप लोग इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर में डेड सी। नाउ फ्रेंड्स, जुलाई 2019 के अंदर में पूछा गया प्रश्न, स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, स्विमर जो है वो डेड सी के अंदर में फ्लोट कर सकते हैं। मतलब अगर आप भी चले गए यहाँ पर मैं मस्त पैकी जो है मेरा लेक्चर देख सकते हो डेड सी में लेटते लेटते, आहा दानिश सर का लेक्चर देख सकते हैं, मजा आ गया। ठीक है, तो स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी, क्योंकि वहां हवा जो है वो बहुत धीरे चलती है, तो हवा का क्या लेना देना वो तैरने से भाई। मोर वार्म करंट देन कोल्ड करंट, वहां पर में जो है गर्म पानी ज्यादा आता है ठंडी करंट की मात्रा में, गलत। हाई टाइड वहां पर में ज्यादा आती है, गलत। सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो है वो पानी को डेंस बना देता है, उसकी जो घनत्व है ना पानी का वो बढ़ा देता है यहाँ पर में। ठीक है, तो बढ़ी हुई नमक सामग्री समुद्र को सघन बनाती है, उसको और ज्यादा डेंस बना देती है, जिसकी वजह से आप पानी में डूब नहीं पाते। ठीक है, नॉर्मल पानी में आप डूब जाते हो। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आप लोगों की उसमें बहुत ज्यादा नमकीन होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट ज्यादा होते हैं उसके अंदर में, तो पानी सघन बन जाता है और आपकी बॉडी की जो डेंसिटी है, ठीक है, उससे वो ज्यादा होता है, तो आप उसके अंदर में नहीं डूबते हो। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, वो नमक के कारण हो रहा होता है वो चीज। तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। इजराइल में तैराक मृत सागर के पानी में कैसे तैर सकते हैं? लवणता की कमी के कारण? नहीं। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप लोगों को इतना ज्यादा परफेक्ट बना देंगे कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सको। ड्यू टू लैक ऑफ सैलिनिटी? नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम? नहीं। प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम? नहीं। ठीक है, यहां पर मैं आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, नमक की बढ़ी हुई मात्रा के कारण। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना आप लोगों ने, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा है? इनमें से कौन सा है ये बताना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, इन ऑप्शंस में से आंसर करना था आप लोगों ने, तो डेड सी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में जो है आप लोगों का, अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको पार्ट्स में ही बताऊं तो 340, ठीक है, 340 पार्ट्स पर 1000, मतलब कि हर 1000 ग्राम पानी में 340 ग्राम जो है वो आप लोगों को नमक मिलेगा इसके अंदर में, डेड सी के अंदर में, इतना खारा है ये पानी। ज्वार भाटा क्या होते हैं आप लोग समझिए। यहां पर मैं देखिए 29 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन सीटेट की एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन यहां दिए हुए आपके, ये 2 पॉइंट्स है। जब, ठीक है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर होते हैं तो ज्वार सबसे अधिक होता है। मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए यहां पर में कि ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है
और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर होते हैं तो ज्वार सबसे अधिक होता है। व्हेन ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ देन टाइड्स आर लोवेस्ट। जब समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से तिरछी विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है तो ज्वार सबसे कम होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा यहाँ के बदले यहाँ आ जाए तो कुछ चंद्रमा की तरफ में खींचा जाएगा पानी उसके फोर्स के कारण, कुछ पानी इसके तरफ में खींचा जाएगा, तो वो टाइड जो है वो उतनी ज्यादा गहरी नहीं हो पाती या उतनी ज्यादा बड़ी बड़ी टाइड नहीं हो पाती। तो देखिए फ्रेंड्स, बोथ आर करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ध्यान से देखिए, आप लोग एक एनोलॉजी के जरिए समझने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसको, ठीक है। मैं समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। होता क्या है, ये मान लीजिए कि सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये मून है और ये सन है, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारी पृथ्वी के ऊपर में जो पानी है, सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पानी को इधर साइड खींचेगा, चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पानी को इधर खींचेगा। तो यहां पर में जो टाइड्स बनती है, मतलब यहां पर में जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाता है, इधर साइड में बड़ा मतलब ज्यादा पानी आता है क्योंकि ये देखो सीधी रेखा में है। वही एक दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, ऐसी बन सकती है यहां पर में, ठीक है। इसको जो है आप लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं आप लोग, ओके। वैसे ही यहां पर में एक और कंडीशन बन सकती है, यहां पर में मान लीजिए सन है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और मून जो है वो यहां पर में है। तो अब चंद्रमा की तरफ में कुछ पानी का खिंचाव होगा गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण और कुछ होगा सन के एक तरफ में, तो कुछ पानी यहां खींचा जाएगा, कुछ पानी यहां। तो ये जो पानी की टाइड्स बनेगी, मतलब जो लहरें बनती है, ठीक है, ज्वार भाटा बनता है, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर में ज्यादा बड़ा बनेगा, यहां पर में कम बनेगा, ठीक है। ये चीज होती है यहां पर में, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका कि जब तीनों सीधी रेखा में होगी, ठीक है, तीनों के तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों जब सीधी रेखा में होते हैं तो वो कौन सा वाला टाइड बनाता है, ठीक है। और जब एक ही इसके अंदर में होते हैं, मतलब इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तब कौन सा वाला बनाता है, ठीक है। तो स्मॉलर टाइड्स, ये वाला, इसको कहते हैं आप लोग नीप टाइड। क्या कहते हैं इसको? नीप टाइड। ये इसको अलग कलर में कर देते हैं हम, नीप टाइड कहते हैं इसको, नीप, ठीक है। इसको लघु ज्वार भाटा कहा जाता है, लघु ज्वार भाटा। और ये जो होता है ना आपका, इसको कहते हैं बृहत ज्वार भाटा, आप लोगों का बृहत ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड, बृहत ज्वार भाटा। मैं एक एनिमेशन है फ्रेंड्स, उसके जरिए मैं अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, होपफुली एनिमेशन आपको यहां पर मैं लगाया गया है, क्योंकि ये पहले आना चाहिए था, जस्ट कोई नहीं। देखिए यहां पर मैं आप लोग इसको देखिए आप लोग, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। ये कौन सा वाला टाइड है आप लोगों का, ठीक है, आप लोग बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए ये स्प्रिंग टाइड बना है, देखिए ये स्प्रिंग टाइड बना है। तीनों जब सीधी रेखा में आएंगे स्प्रिंग टाइड रहेगा, जब ये 90 डिग्री बनाएंगे तो नीप टाइड रहेगा, फिर से सीधी रेखा में आएंगे तो स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग का मतलब होता है बृहत, बड़ा वाला ज्वार भाटा, और नीप का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका छोटा ज्वार भाटा, ठीक है। यहां पर में भी आप देख सकते हो, तीनों एक रेखा में तो बड़ा वाला बन रहा है। यहां पर में आप देखिए, ये देखिए बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर में जो है पानी का स्तर ज्यादा बड़ा है, जबकि नीप के अंदर में अगर आप देखोगे तो नीप के अंदर में पानी का स्तर जो है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं अगर जूम करवा सकूँ इसको, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आई होप अब आप लोग देख पा रहे होंगे, और जूम कर देते हम लोग। यहाँ देखिए आप लोग, ये जो स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड इसको क्या बोलते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। यहाँ पर में ज्यादा बड़ी जो है वो ज्वार उठती है, ज्वार भाटा, मतलब पानी का स्तर ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और वही नीप टाइड के अंदर में पानी का स्तर इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन को फिर और चीजें समझेंगे हम। जब मून और अर्थ सेम लाइन में होती है, ठीक है, सन के साथ में, तो आप लोगों की हाईएस्ट वाली जो है वो बनती है, ज्वार भाटा बनता है। बिल्कुल सही बात है, जब तीनों सीधी रेखा में होंगे तो हाई वाला बनेगा, जिसको आप लोग स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जानते हो। और जब डायगोनली अपोजिट, मतलब कि इस तरीके से होता है यहाँ पर में, ऐसा इस तरीके से जो बनता है आप लोगों का, ठीक है, तो वो यहाँ पर में लोवेस्ट होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसको नीप टाइड कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दोनों के दोनों सही है यहाँ पर में, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ज्वार भाटा का मतलब होता है पानी का बढ़ना और कम होना, ठीक है। एक बार पानी बढ़ेगा और एक बार पानी का स्तर कम होगा, ठीक है।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को ये भी याद रखनी है कि लघु ज्वार भाटा और जो आप लोगों के जो ज्वार भाटास होते हैं आप लोगों के पूर्णिमा और अमावस के दिन जो है वो आप लोगों का कौन सा वाला आपको जो है ज्वार भाटा मिलेगा, बृहद ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड। ये आपको मिलेगा फुल मून डे के दिन, जब आपकी पूर्णिमा हो। पूर्णिमा मतलब जब पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देता है, और न्यू मून मतलब जिस दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अमावस का दिन। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन कौन सी वाली टाइड होती है आपकी? स्प्रिंग टाइड होती है, बृहद ज्वार भाटा होता है आपका, ठीक है, बृहद ज्वार भाटा। ओके, अब कुछ और भी क्वेश्चन है आपके, देख लेते हैं हम लोग। ये आपका एनवीएस टीजीटी में पूछा गया प्रश्न था, एनवीएस टीजीटी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, एट दिस टाइम, ठीक है, ये बोल रहा है कि नीप टाइड में क्या होता है, लघु ज्वार के समय क्या होता है। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट द राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ऐसा वाला एंगल बनाते हैं, ठीक है, ईच अदर एंड फोर्स ऑफ द सन एंड मून टेंड टू काउंटर एक्ट वन अनदर। मतलब एक दूसरे की शक्ति जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको प्रतिकार कर देते हैं, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से लघु ज्वार बनता है, बृहत नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। सही बात है ये। नॉर्मली देयर इज अ 7 day इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ठीक है, 7 दिन का जो है वो इंटरवल होता है आप लोगों का। तो आप देखिए ना, अमावस और पूर्णिमा के दिन में 14 दिन का जो फर्क है वो होता है आपका, ठीक है। 14 दिन के बाद में जो है वो बृहद ज्वार आता है, तो बीच में 7 दिन के बीच में 7 दिन बाद लघु ज्वार आएगा, फिर बृहद ज्वार, फिर 7 दिन बाद लघु ज्वार, और फिर उसके बाद में बृहद ज्वार। तो 7-7 दिन का ही फर्क होता है। आप देखिए, 2 लघु ज्वार के बीच में 14 दिन का फर्क है, ठीक है, 2 लघु ज्वार के बीच में जो है 14 दिन का फर्क है, और 2 बृहद ज्वार के बीच में 14 दिन का फर्क है। स्प्रिंग टाइड, 2 स्प्रिंग टाइड में 14 दिन और 2 नीप टाइड में 14 दिन। तो एक स्प्रिंग और एक नीप टाइड, इनमें तो 7 ही दिन का फर्क होगा ना फिर, ठीक है। तो यहां पर मैं आंसर ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्मली 7 दिन का फर्क होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। एनवीएस टीजीटी में ऑलरेडी आ चुका है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यहां पर मैं आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मैं और क्वेश्चन। स्प्रिंग टाइड जो बसंत ज्वार होता है, वसंत ज्वार इसको या फिर बृहद ज्वार भी कहा गया है एनसीईआरटी में। बृहद ज्वार, बड़ा वाला ज्वार भाटा, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कब होता है? न्यू ओनली फुल मून डे के दिन, न्यू मून डे के दिन, या दोनों के दिन, या दोनों के दिन नहीं होता। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में हो जाएगा कि बोथ फुल मून डे एंड न्यू मून डे, दोनों के दिन यहां पर में ये होता है। सी इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। चलिए, तो बृहद ज्वार जो है वो पूर्णिमा और अमावस दोनों के दिन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन भी होता है और अमावस के दिन भी होता है, दोनों मतलब 2 बृहद ज्वार के बीच में या 2 स्प्रिंग टाइड के बीच में जो है आपका बेसिकली गैप होता है 14 दिन का, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड कब बनती है? जब तीनों सीधी रेखा में आते हैं, सन, मून और सूरज, ठीक है, तीनों सीधी रेखा में आते हैं, तब बनता है यहां पर में। और भी क्वेश्चन है आप लोगों के, देखिए यहां पर में एक क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2018 में आया था ये क्वेश्चन। इस इमेज को देखिए और बताइए कि ये इमेज क्या दर्शाती है आपको। जल्दी से हर एक बच्चा बताएगा ये इमेज क्या दर्शाती है, जल्दी से बताइए यहां पर में। चलिए, बिंदास इंडियन जी बोल रहे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो सभी फ्रेंड्स, तो चलिए कर दीजिए जल्दी जल्दी से सभी लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते तो नीप टाइड बनता है, लघु ज्वार बनता है आपका। अगर सीधे होते तीनों के तीनों, ठीक है, तो वो स्प्रिंग टाइड बनाते, जो है ज्वार भाटा या बृहद ज्वार भाटा बनाते, तो ये लघु ज्वार बनेगा आपका, नीप टाइड बनेगा। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, हाथ ऊपर कर दीजिए। मतलब आप लोग जो है फ्रेंड्स सीख रहे हो धीरे धीरे, और जिसको अभी भी नहीं समझा कोई बात नहीं, हम इसको रिवाइज भी जब करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। और आगे 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 हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों के। आप देखिए 20 दिसंबर 2021 को सीटेट की एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन ये आपका। दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू शोर्स विच हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर। ज्वार भाटा के काम किस बारे में आता है? ज्वार भाटा, देखिए ज्वार भाटा में क्या होता है ना, पानी का स्तर एक बार बढ़ता है और एक बार कम होता है। तो जब पानी का स्तर बढ़ता है तो क्या होगा, जहाज जो होगा आपका टाइटैनिक, ठीक है, थोड़ा सा रुकेगा कि भाई यहाँ पर मैं एक बार इसको रोकने की कोशिश करता हूं, मैं यहाँ पर मैं, रुक जा भाई तू थोड़ा सा। ये टाइटैनिक है हमारा, ये टाइटैनिक यहीं तक रुकेगा, फिर वो जो कौन थे वो दोनों टाइटैनिक के भाई कौन थे, रोज और उसका भाई, उसका कौन था वो, सर का नाम क्या था उसका, ठीक है, उन दोनों को पैदल पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा। वही अगर मैं ये सोचूं कि भाई नहीं, ठीक है,
थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा पानी का स्तर, तो अब देखिए यहां पर में, अब आप खुद ही देखिए कि जहाज जो है वो यहां तक आ गया है, ठीक है। तो बढ़िया से वो दोनों उतरेंगे और पैदल पैदल टुपुक टुपुक चले जाएंगे, है ना। तो ज्यादा दूर तक लेके जा सकते अपनी नाव को। तो वाटर लेवल जब रेज होता है तो शिप जो है वो हार्बर तक आ सकती है, बंदरगाह तक आ सकती है आपकी, आप यहां खुद ही देख सकते हो। ओके, तो ए जो है वो बिल्कुल सही है आप लोगों का, यहां पर में ए बिल्कुल सही है। दे रेज द, मतलब ज्वार भाटा के समय में जब पानी हाई टाइड्स जब आती है तो क्या होता है आपका, जो नौ संचालन है, जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचने में मदद मिलती है। अच्छा, ये दूसरा, जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो मछलियां भी तो आएंगी ना साथ साथ में, मछलियों को भी लेकर आएगा पानी अपने साथ में। तो मछलियों को जब लेकर आता है पानी साथ में, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि मछलियों को जब पानी साथ में लेकर आता है, ठीक है, तो मछुआरों के लिए जो है यहाँ पर में समस्याएं पैदा करते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान मछलियां किनारे से दूर चली जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर फिशरमैन एज फिशेस मूव अवे फ्रॉम द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। भाई उल्टा होता है इसका, भाई उल्टा मछलियां आती है वहां तक, सिर्फ जहाज थोड़ी आएंगे, मछलियां भी आएंगी, चलो 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 पानी जा रहा है उधर साइड में। तो दूसरा वाला जो है आप लोगों का क्या है, गलत है। तो आप लोगों का आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। इसका उल्टा होता है, क्यों उल्टा होता है आप खुद सोचो। हाई टाइड का मतलब होता है पानी का बढ़ना, पानी का स्तर बढ़ना। तो जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझिए कि पानी के स्तर बढ़ने की वजह से जो मछलियां है, ठीक है, वो समुद्र के किनारे तक पहुंचेगी ना, ठीक है, समुद्र के किनारे तक पहुंचेगी। वो ऐसा तो है नहीं कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाएंगी मछलियां। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाई टाइड के समय में। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी कॉन्फिडेंट। आप लोग जो है कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो अपने आप में कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ओके, एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि कितने सारे क्वेश्चन सेम टॉपिक पे से पूछे गए। 11 जनवरी 2022 को आया क्वेश्चन, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, मतलब नौ संचालन में मदद करता है। क्या बात सही है, हाई टाइड अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर मैंने कहा गया भाई वो हमारा देखिए जहाज अपना आगे तक आ गया था, है ना, हाई टाइड के समय में। तो हाई टाइड के समय में नौ संचालन में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। हाई टाइड रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर एंड हेल्प शिप टू अराइव टू द हार्बर नियर इजीली। ठीक है, पानी का स्तर बढ़ जाता है जिससे कि हार्बर तक नाव आसानी से आ सकती है। अब देखिए दोनों के दोनों सही है कि नेविगेशन में मदद करता है हाई टाइड, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता है तो जहाज आगे तक जा पाएगा। कैसे जा पाएगा, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ेगा और जो जहाज है वो आगे तक आप लोगों का बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं भी जो है फ्रेंड्स जस्ट अ सेकंड मैं आप लोगों के लिए ABCD का जो है अरेंजमेंट कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आई होप अब आप लोगों का हो गया होगा यहाँ पर में। तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, बोथ A एंड B आर ट्रू, ठीक है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये आंसर हो जाएगा आपका। कितने लोगों का सही था, लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। और ये जो है ना, ये पावर है टीचिंग परीक्षा का, ठीक है, कि हमने इतना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को समझ लिया है। लोग जो है फ्रेंड्स अब यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बताइए आप लोग अब खुश है या नहीं आप लोग। एक्सप्लेनेशन, असर्शन, रीजन वाले सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को प्रो बना दूं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जहाजों को नेविगेट करने में मदद करता है। उच्च ज्वार का क्षेत्र, निम्न ज्वार का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पानी गर्म हो, ठीक है, महासागरीय धाराओं का क्षेत्रफल। ऑब्वियस सी बात है यार, देखिए सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाई टाइड मदद करता है, क्योंकि हाई टाइड में क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है और लो टाइड में पानी का स्तर कम होता है। तो कौन मदद करेगा, पानी का स्तर बढ़ना, ताकि ज्यादा दूर तक जहाज को ले जाया जा सके। तो हाई टाइड, उच्च ज्वार का क्षेत्र जो होता है वो आप लोगों का क्या करता है, नेविगेट करने में मदद करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज इन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन अरबी प्रशासन की भाषा थी। प्रशासन की भाषा अरबी थी दिल्ली सल्तनत के समय में, ऐसा बोल रहा है ये। उसके बाद में यहां पर मैं कह रहा है कि कॉइन्स जो दिल्ली सल्तनत के समय में बनते थे उनको दहलीवाल कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। दिल्ली पहली राजधानी तोमर राजपूतों के समय में बनी थी। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आप लोग मान सकते हो, 5 नंबर का। एक तो इंडिविजुअली एक एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका हर एक, और एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी, ठीक है, इस प्रकार का भी। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। कैसे, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहली कि दिल्ली सल्तनत की भाषा अरबी नहीं थी, तो क्या थी ये आप लोग बताइए। 1 नंबर आपका बन जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अरबी वाला गलत है, तो क्या थी आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, दूसरा दिल्लीवाल क्या थे, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। दहलीवाल क्या था, तो दहलीवाल जो है सिक्का था, दिल्ली सल्तनत के समय में यूज किए जाने वाला सिक्का था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। लेकिन पहली बार दिल्ली जो है किसके समय में राजधानी बनी थी,
क्या दिल्ली सल्तनत के समय में बनी थी? नहीं, दिल्ली राजधानी बनी थी पहली बार तोमर राजपूतों के समय में। ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये भी सही है। तो दिल्ली सबसे पहले राजधानी तोमर राजपूतों के समय में बनी थी फ्रेंड्स, ठीक है, आज से करीब 1000 साल पहले तोमर राजपूतों के समय में। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपसे गलत वाला पूछा है तो गलत वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये अरबी नहीं, यहां पर में क्या होना चाहिए, फारसी भाषा होनी चाहिए, फारसी, जिसको आप लोग पर्शियन भी बोलते हो, पर्शियन लैंग्वेज, ऐसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूं आपको। दिल्ली जो है वो पहली बार राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के समय में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। जो कॉइन्स बनते थे दिल्ली सल्तनत के समय में, उनको क्या कहा जाता था, देहलीवाल कहा जाता था आपका, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत के समय की आधिकारिक भाषा, फारसी भाषा, ठीक है, ये भी याद रखना है आप सब लोगों ने। ओके, आपके प्यारे से कमेंट के लिए, और ये पूरा हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और ये भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए और बी, 2 स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं। अब इसको समझिए आप लोग। इसमें ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों से कहा गया है पहले स्टेटमेंट में कि दिल्ली के सुल्तानों के दौरान तवारीख के जो लेखक थे उन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने की सलाह दी। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहां पर में जन्म सिद्ध अधिकार की बात हो कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और बेटा ही बनेगा, बेटी नहीं, बेटा ही, लिंग भेद भी बोला गया है यहाँ पर में। ऐसा समाज बनना चाहिए। तवारीख मतलब उस समय के जो इतिहास थे, इतिहासकार थे, ठीक है, उस समय इतिहास को ही तवारीख कहा जाता है फारसी भाषा में। तो ऐसा तवारीख के जो लेखक थे, जो उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा समाज बनाने की सिफारिश की थी। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करूं कि देयर आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीबडी। अब यहां पर मैं ना एवरीबडी शब्द से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि किसी भी समाज में हर एक व्यक्ति, पूरे देश भर का हर एक व्यक्ति जो है वो सहमत हो, चाहे ABCD किसी की भी पार्टी की सरकार बने, क्या हर कोई व्यक्ति एक समाज का हर एक व्यक्ति एक विचारधारा से सहमत होता है क्या? कि सारे के सारे लोग एक ही विचारधारा से सहमत है? ऐसा कभी होता है क्या कि इन लोगों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद वाला समाज की बात की तो सारे के सारे लोग उनके विचार को साझा करेंगे, वही विचार रखेंगे? ऐसा कभी नहीं होता कि भाई आपके सारे के सारे लोग वही वाली बात को मानते हो। तो ये एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, 99% टाइम वो जो है स्टेटमेंट आप लोगों का गलत होता है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ही होता है, बट 99% टाइम वो स्टेटमेंट गलत होता है आप लोगों का। तो ये बी गलत है। अब देखो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे। यहां पर मैं क्या बोला है, बी को सही बोला है, काट दो। बी को सही बोला है, काट दो, ठीक है। यहां पर मैं भी देखो बी को सही बोला है, काट दो। तो आंसर जो है आप लोगों का सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन और रीजन उजन टाइप का कुछ भी नहीं पूछना करना था आप लोगों ने यहाँ पर में, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग जो है फ्रेंड्स क्या कर सकते थे, यहाँ पर में इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो हर इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर बहुत टफ होगा वो जरूरी नहीं है। कितना इजीली आपने सॉल्व किया है, पहला नहीं भी पढ़ते सेकंड वाला पढ़ते तो भी आंसर तक पहुंच जाते आप लोग, है ना। चलिए, अगर पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं करता जाऊं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, तो जल्दी से जैसे जैसे यहाँ पर मैं लाइव का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे लाइक का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि तवारीख के जो लेखक थे वो दिल्ली में ही रहते थे, विशेषकर शहरों के अंदर में, शायद ही कभी गाँव में जाते होंगे। तो गाँव में ज्यादातर जाते नहीं थे वो लोग, ठीक है। वो अक्सर जो है क्यों लिखते थे, ठीक है, कि भाई सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, इनाम देगा। तो वो इनाम पाने की लालच में इतिहास लिखा करते थे उस समय में। वो आशा करते थे कि जब वो इतिहास लिखेंगे, राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, तो राजा उनको इनाम देगा। जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाने की बात करते थे। हाँ, ये बात अलग थी कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे लोग उनके विचारों से सहमत हो जाए। इसके उलट एक और चीज आपको बताता हूं, इन लोगों ने हमेशा राजा से एक तो जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद की बात करते थे एक तरफ, दूसरे तरफ ये बात करते थे कि न्याय वाला शासन बनाए। राजा को ये सलाह देते थे कि न्याय करे सबके साथ में। जब घर की बात आती है, खुद की बात आती है, तो तब वो खुद बोलते थे जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मंत्री है तो मंत्री का बेटा मंत्री बने, राजा है तो राजा का बेटा बेटा बने मंत्री। लेकिन जब बात आती थी न्याय वगैरह की, तो न्याय शासन के ऊपर में बल देते थे कि न्याय अच्छा होना चाहिए करके। तो सही न्याय के ऊपर में भी बल ये लोग दिया करते थे कि न्याय जो है वो होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो
ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इन्होंने हमेशा जो है वो सामाजिक व्यवस्था को जो है ना, न्याय वाली जो व्यवस्था है, ठीक है, उसके ऊपर में बल दिया है उन्होंने कि न्याय वाली व्यवस्था के ऊपर में राजा ने बल देना चाहिए करके। ओके, सोशल ऑर्डर, समाज व्यवस्था को बनाए रखे लेकिन न्याय के ऊपर में भी बल दे। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड, 28 दिसंबर 2021 का, ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए सबसे पहले। बताइए, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन विलेजेस, तवारीख के जो लेखक थे वो गांवों में रहते थे, ठीक है। क्या गांव में रहते थे वो लोग? नहीं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो तवारीख के लेखक थे वो मोस्टली शहरों में रहते थे, स्पेशली दिल्ली में, तो गांव में नहीं रहते थे ये लोग। तो पहला वाला गलत है, काटते जाओ, जहां जहां ए को सही बोला है काट दो, ठीक है। ए को सही बोला है काट दो, ए को सही बोला है काट दो, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब आगे पढ़ने के दे ही नहीं रहे। तो भाई एग्जामिनर भाई साहब, इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे, बिल्कुल सही बात है। और राजा को सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर का मतलब वही जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद उस पर आधारित समाज बनाने की सलाह देते थे। तो बी और सी सही है। देखो यहां पर मैं बोला है आपका डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे। कितने लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगा और जम गया? अब यहां पर मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स में क्लियर करवा दूं, ठीक है, तो बताते जाएंगे मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से। 800 के करीब हमारे बच्चे हो चुके हैं, हर बच्चा अगर शेयर कर देगा तो 1000 हम लोग यहां पर मैं आज क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बड़ा क्वेश्चन सितंबर 2015 के अंदर मैं पूछा था, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन है आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहां पर मैं आप लोगों से कौन सा कथन सही है ये बोला है आप लोगों से। दे वर रिटन इन उर्दू, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तवारीख मतलब उस समय का इतिहास, ये लिखा गया है उर्दू भाषा में। पहली बात तो यार ये बताओ मुझे कि क्या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू थी? क्या नहीं थी ना उर्दू, ठीक है। तो ये तो पहला ही गलत हो गया, आपका पहला गलत है कि उर्दू नहीं थी। कौन सी थी वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तवारीख जो है वो रिटन बाय दोज हु हार्डली एवर रिसाइडेड इन सिटीज। तवारीख के लेखक जो है शायद ही शहरों में रहते थे, मतलब वो शायद ही शहरों में रहते थे, इसका मतलब है कि शहरों में नहीं रहते थे वो लोग ज्यादातर समय, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है बी। तो बी सही होगा क्या? नहीं, बी जो है फ्रेंड्स ये गलत होगा। क्यों गलत होगा आप लोग ध्यान से समझिए। उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही कभी शहरों में रहते थे, गलत। शायद ही कभी शहरों में नहीं, शायद ही कभी गांव में रहते होंगे वो लोग, ऐसा बोलना चाहिए था। तो ये वाला गलत है, क्योंकि वो लोग शहरों में ही रहते थे, तो शायद बोलकर उसने जो है वो गलत कर दिया उसको। द ऑथर्स ऑफ तवारीख एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड ऑफ गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल, मतलब कि न्यायपूर्ण शासन की सलाह दी, वो तो सही था कि न्याय होना चाहिए। तवारीख वर नॉट रिटन बाय ऑथर्स टू गेट रिच रिवॉर्ड, मतलब तवारीख के लेखक जो है वो इनाम पाने की लालसा नहीं रखते थे। अब आप बताओ यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि तवारीख के लेखक लोग जो है उनको अवार्ड वो चाहिए था कि नहीं चाहिए था? इनाम और इकराम पाने की लालच में वो लोग लिखते थे ना कि अवार्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे, अशरफिया मिलेंगी, उसलिए लिखते थे। यहाँ बोला है कि वो लोग जो है ना नहीं लिखते थे, मतलब इनाम पाने की कोई उनकी लालसा नहीं थी, जो कि गलत है। वो इनाम के लिए ही लिखते थे, तो ये गलत है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तवारीख के लेखकों ने गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन होना चाहिए, न्यायपूर्ण शासन होना चाहिए, उस पर भी बल दिया है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया। वो बात अलग है कि वो लोग न्याय जो है लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार उसकी बात करते थे, बट उसके इतर वो अच्छा शासन और न्यायपूर्ण शासन उसके ऊपर में भी बल दिया करते थे ये लोग। तो ये वाला पॉइंट भी सही है आप लोगों को, तो प्लीज इसको पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। द ऑथर ऑफ तवारीख एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड ऑफ द गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत की आंतरिक सीमा की नीति का अर्थ था इंटीरियर इंटरनल फ्रंटियर। ये 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है आप लोगों का। कीपिंग अ चेक ऑन इंटरनल रेबिलियन, आंतरिक विद्रोह का नियंत्रण रखना। आंतरिक सीमा की नीति बेसिकली एक टर्म है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया आपका। अभी आगे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बताइए यहां पर में, ठीक है। तवारीख लोग लालची थे। हाँ, तवारीख लोग नहीं, तवारीख को लिखने वाले लोग, क्योंकि तवारीख का मतलब होता है इतिहास, तो इतिहास लिखने वाले लोग, तवारीख के लेखक लालची थे, ऐसा बोल सकते हैं प्रीति कुशवाहा जी। तो यहां पर में ये हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स। उसके बाद में जो है अगर हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ओवर हेरिडेटरी राइट्स टू अपॉइंट सक्सेसर, कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड, ठीक है ये, या मेंटेनिंग अ सर्कल ऑफ जस्टिस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण के लिए न्याय का घेरा बनाए रखना। क्या इसका मतलब था आपका?
ठीक है। आंतरिक सीमा, तो देखिए फ्रेंड्स, आंतरिक सीमा का मतलब क्या होता था आप लोगों का कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने जो अंदरूनी इलाका है, ठीक है, जो जिस इलाके में वो लोग रहा करते थे स्टार्टिंग के अंदर में, वो किले बंद हुआ करता था, मतलब चारों तरफ से किला किला बना देते थे। और जो है ना यहाँ पर में अंदर में सैनिक लोग रहा करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दिल्ली सल्तनत के जो लोग आए बाहर से, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो इलाका था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह से जो लोग आए थे शासक लोग, सैनिक थे ज्यादातर, तो गैरिसन टाउन में रहा करते थे। गैरिसन टाउन का मतलब होता है किलेबंद शहर जिसके अंदर में सैनिक रहते हो। तो गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शहर, एक ऐसा किलेबंद शहर जहां पर में सैनिक लोग रहते हैं, उसको गैरिसन टाउन कहा जाता है। ठीक है, तो भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया। ठीक है, तो शायद ही कभी उन्होंने भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया। भीतरी इलाकों का मतलब होता है आप लोगों का ये बाहर के जो इलाके हैं ना, ये वाले इलाके, ठीक है, जो बाहर के इलाके, वो क्या करते थे, यहाँ पर में आसपास के गांव में जाते थे, लूट मार करते थे और वहां से सामान लेकर आते थे। ठीक है, अब इन इलाकों को कब्जा करने के लिए क्या किया गया, ठीक है, मजबूत करने के लिए, भीतरी इलाकों को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी सीमाएं बढ़ाई, यहाँ के जंगल वगैरह काट दिया और उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। तो जंगलों को काट कर, ठीक है, जंगलों को विस्तार करके, ठीक है, जंगलों को कटवा कर अपना राज्य बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, और अपनी सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाया। आंतरिक सीमा मतलब पहले उनकी आंतरिक सीमा इतनी थी, फिर जंगलों को काट के और ज्यादा लोगों को बसाकर और बड़ा एरिया अपना कर लिया। ठीक है, तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू कंसोलिडेट द हिंडरलैंड। ठीक है, तो इलाकों को मजबूत करने के लिए, भीतरी इलाके मतलब आसपास वाले जो इलाके हैं उनको मजबूत करने के लिए जंगलों को काटा गया। ये उनकी नीति थी, आंतरिक सीमा की नीति का ये मतलब था यहाँ पर में। ठीक है, तो आंतरिक सीमा का नीति का मतलब, आंतरिक सीमा मतलब अपनी आंतरिक सीमा को बढ़ाना। पहले उनकी आंतरिक सीमा इतनी थी, फिर जंगल वगैरह काटकर उन लोगों ने क्या किया, अपनी सीमा बढ़ा दी। ठीक है, हिंटरलैंड मतलब या भीतरी प्रदेश का या भीतरी इलाकों का मतलब आसपास वाले इलाके, उन तक अपनी पहुंच बढ़ाना। दिल्ली पहली बार ब्लैंक के तहत जो है राज्य की राजधानी बनी, DSSB PRT में, और DMRC CRA के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। आंसर बताइए इसका क्या होगा। जी, तो अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा पॉइंट है और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसका आंसर करे। जो बच्चा स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन देख रहा है वो इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकता है। इसी वजह से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कि दिल्ली का पहली बार किसके तहत राजधानी बनी थी, जल्दी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। ओके, आप यहाँ भी देख भी सकते हो पूरा का पूरा, और थोड़ी देर पहले ही बताया है। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसका आंसर कमेंट में करे। ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर करेगा हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने गैरिसन टाउन के बारे में देखा कि गैरिसन शहर का मतलब क्या होता है। किसी शहर के निकट की भूमि, सैनिकों के साथ दृढ़ बस्ती, ठीक है, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से माल भेजा जाता है, बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह। तो एक ऐसी बस्ती, ठीक है, या एक ऐसा सेटलमेंट, ठीक है, या एक ऐसा किलेबंद शहर जहां पर में जो है वो लोग रहा करते हैं। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ये लोग नहीं, सैनिक रहा करते हैं। तो सोल्जर्स, ठीक है, एक ऐसा किलेबंद शहर जहां पर में लोग रहा करते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हो, ठीक है, उसको आप लोग गैरिसन टाउन या गैरिसन नगर के नाम से जानते हो आप लोग। तो गैरिसन नगर क्या होता है ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर में। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर में सैनिक लोग रहा करते हैं, गैरिसन नगर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। किलेबंद शहर होता था, ठीक है, लोग रहा करते थे वहां पर में। अब देखिए उसी चैप्टर में से एक और क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से आप लोग समझिए। इसमें बोला है अलाउद्दीन खिलजी ने ब्लैंक के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। एक नया शहर बनाया गया था सीरी, ठीक है, गैरिसन शहर। तो गैरिसन शहर किसके लिए बनाता था। पहली बात तो अभी आपका क्लियर हो गया कि गैरिसन शहर में कौन रहते थे। गैरिसन नगर में तो छावनी वगैरह टाइप की जो होती थी ना आप लोगों की, ठीक है, उसको बोलते थे गैरिसन शहर। तो गैरिसन शहर में कौन रहता था, आप खुद ही बताइए गैरिसन शहर में कौन रहता था। तो वही आंसर हो जाएगा। और DSSB के अंदर में जूनियर एसोसिएट सेक्रेटरीट के अंदर में पूछा गया प्रश्न ही है। कितना आसानी से आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। आप बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, गैरिसन नगर सैनिकों के लिए था। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप लोगों का यहाँ पर में। लेक्चर को जब आप रोज देख रहे हो, धीरे 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 आप लोगों का बढ़ते जा रहा है लेक्चर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे ही आप लोगों ने फ्रेंड्स आगे में भी मेहनत करनी है। और जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा लेक्चर्स और ज्यादा होंगे, उतने बड़े लेक्चर होंगे, उतने ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ में होंगे। तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किलेबंद शहर, सीरी नाम का शहर किसने बसाया था, ये क्वेश्चन भी अपने आप में आता है।
तो डायरेक्टली आप लोग लिख दीजिए कि सीरी नाम का शहर बसाया किसने था। आप लोग लिखो सीरी नाम का शहर सैनिकों के लिए किसने बसाया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है सीटेट के अंदर में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही का एक पहलू है। ये सीट आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया अभी है। ठीक है, सीटेट के लिए 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है पॉलिटी का। सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट देयर ओन मोनार्क। राजशाही, नागरिकों को अपना राजा स्वयं चुनने की अनुमति होती है। कभी होती है क्या, राजा चुनने की अनुमति होती है कि राजशाही में आपको, मोनार्की में। मोनार्की मतलब राजशाही, जहां राजा रानी का शासन हो, तो राजा का बेटा ही राजा बन जाता है, राजा रानी को चुनने की अनुमति नहीं होती कभी आपको राजशाही में। पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन मोनार्क टेक। राजा ने जो निर्णय लिया उस पर लोग प्रश्न उठा सकते, नहीं उठा सकते। राजा ने क्या डिसीजन लिया राजा नहीं पूछता, राजा के प्रश्न पर, राजा के डिसीजन पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते राजशाही में। आप डेमोक्रेसी में उठा सकते हो कि अगर भाई नोटबंदी हुई तो आप पूछ सकते हो सरकार से कि क्यों हुई। राजशाही में आप नहीं पूछ सकते। राजशाही का मतलब ही होता है राजा रानी का शासन। मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। ये बात सही है कि असली पावर किसके पास होता है, राजा के पास में होता है। एब्सोल्यूट पावर होता है कि भाई राजा जैसे चाहेगा वैसे देश चलाएगा। ठीक है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के हाथ में होती है, नहीं, वो डेमोक्रेसी की बात है। ठीक है, डेमोक्रेसी में होती है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, कि जनता जो है सरकार बदल सकती है, अंतिम निर्णय मतलब सरकार बदल दो, खत्म बात। ठीक है, तो मोनार्क जो है एब्सोल्यूट पावर होता है मोनार्की में या राजशाही के अंदर में, मोनार्क के पास में। मोनार्क मतलब राजा के पास में। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, गुड। तो सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग। मोनार्की मींस, ठीक है, अनडिवाइडेड रूल या एब्सोल्यूट रूल जो होता है राजा का, उसकी बात हो रही है यहां पर में। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एथेंस की बात करेंगे हम लोग। एथेनियन लोकतंत्र, लोकतंत्र की बात जब आई है तो सबसे पहला हमको जो पुराने, सबसे पुराने जो लोकतंत्र देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं का एक एग्जांपल एथेनियन लोकतंत्र भी है, एथेंस का लोकतंत्र। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है एथेंस का लोकतंत्र। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए एथेंस के लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो जितने भी फ्री मैन हैं, ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन अबव 30 इयर्स ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। 30 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, उनको 30 साल के अगर वो हो चुके हैं तो उनको नागरिक माना जाएगा। जितने भी सिटीजन्स है, जितने भी नागरिक है, उनको आर्मी में अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी, आर्मी और नेवी में। जितने भी सिटीजन्स है अपनी असेंबली में उनको आना पड़ेगा, जब भी डिसाइड करते हैं, आयोजित की जाती है असेंबली, वहां पर में डिसीजन लेने के लिए खुद आना पड़ेगा। काफी सारी जो पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट की जाती थी वो लॉटरी निकाल के, हाँ लॉटरी लिख लिए, रामलाल तुम ये पद पर बने हो, श्यामलाल तुम हेडमास्टर बन गए, ठीक है, यहाँ पर में चमेली बाई तुम जो है यहाँ पर में मास्टरनी बन गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर में। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों से जो पूछा है कि कौन सा वाला सही नहीं है, तो आपको बता दूं कि पहला वाला सही नहीं है। क्यों? कुछ लोग बोल रहे एज का, एज वाला फैक्टर नहीं है, यह महिलाओं वाला फैक्टर है, महिलाओं का, क्योंकि केवल और केवल पुरुष के लिए था ये। ऑल फ्री मैन, ओनली मैन ओवर द एज ऑफ 30 इयर्स। समझा क्या? यहां पर में एक्चुअल क्वेश्चन आपका, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। फ्री मैन केवल और केवल पुरुषों के लिए था कि 30 साल से ऊपर वाले जो पुरुष है वही सिटीजन बनेंगे, ना कि महिलाएं। तो यहाँ क्वेश्चन में एज का नहीं है, यहाँ पर में वुमेन का प्रॉब्लम है यहाँ पर में, ठीक है, कि सिर्फ पुरुष बनेंगे करके। ठीक है, जितने भी नागरिक रहेंगे, क्योंकि जो भी ऑब्वियस सी बात है वो पुरुष रहेंगे नागरिक और 30 साल से ऊपर के रहेंगे, तो उनको आर्मी और नेवी में सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, उनको असेंबली जो भराई जाएंगी, ठीक है, लगभग 40 बार मीटिंग होती थी, उसके अंदर में आकर जो है वो डिसीजन लेने पड़ता था, बैठक में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। और जो है काफी सारी अपॉइंटमेंट लॉटरी के माध्यम से होती थी, जो मैंने बताया ना आपको। ठीक है, तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था चमेली बाई, ठीक है, वो एग्जाम्पल के अंदर में चमेली बाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि महिलाएं बन सकती थी उसमें, कोई पोजीशन पे महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती थी, और महिला चमेली बाई महिला है, तो चमेली बाई का लॉटरी में नाम निकलेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, ऐसा भी याद रखना है आप लोगों ने। भारतीय राज्य क्या है? एक्चुअल क्वेश्चन आपका कम्युनिस्ट है गवर्नमेंट यहाँ की, साम्यवादी स्वरूप है हमारे सरकार का, मतलब कि सरकार ने जो है सबकी संपत्ति ले ली और सबको बांट दी बराबर बराबर, ऐसा है क्या यहाँ पर में? नहीं। ठीक है, कैपिटलिस्ट है, मतलब कि केवल जो है गवर्नमेंट में सरकारी स्कूल्स नहीं है, केवल प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट, केवल प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, उसको कैपिटलिस्ट बोला जाता है। तो नहीं, पूंजीवादी सरकार भी नहीं है हमारी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जिसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर है। जैसे अमेरिका के अंदर में राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होता है और राष्ट्रपति सरकार बनाता है, नहीं,
हमारे यहाँ पर में संसदीय शासन प्रणाली है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो आंसर होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर में, लोकतांत्रिक सरकार है, इसका ये मतलब है। तो लोकतांत्रिक स्वरूप है हमारे सरकार का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो भारत लोकतांत्रिक स्वरूप है, एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों का दिया है फ्रेंड्स। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? असमानता। लोकतंत्र की मूल विशेषता क्या है? इनइक्वालिटी होनी चाहिए, फ्री ट्रेड, समानता, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? ये आपका सोशल साइंस के अंदर में 1 जनवरी 2022 में आया था क्वेश्चन। तो मूल विशेषता जो है फ्रेंड्स लोकतंत्र की वो होती है इक्वालिटी, कि सबको समान अधिकार मिले, समानता के साथ में देखा जाए। ठीक है, इक्वालिटी। ठीक है, ये इसका मेन मकसद है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। समानता, देखिए बाकी चीजें भी है, मुक्त व्यापार हो सकता है, उचित प्रतिबंध वगैरह कुछ लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेन जो मकसद है डेमोक्रेसी का वो है आपका, ठीक है, समानता। असमानता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज शी मोस्ट लाइकली टू डिस्कस। एक शिक्षक छठी कक्षा के छात्रों के साथ संघर्ष समाधान और लोकतंत्र में प्रमुख खिलाड़ियों पर चर्चा कर रहा है। आपका पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक शी इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्कसिंग। संघर्ष समाधान और लोकतंत्र पर। ठीक है, तो सरकार की भूमिका, सामाजिक आंदोलन की भूमिका, पंचायती राज, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए सार्वभौमिक मतदान का मतलब होता है वोटिंग से, तो वोटिंग के बारे में तो कोई वो डिस्कस कर ही नहीं रहा उसमें, संघर्ष समाधान की बात कर रहा है, तो डी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो गांव के अंदर में बात करता कि किसी गांव के अंदर में बात हो रही है यहां पर में, ठीक है, ओके, गांव के बारे में बात करता तो पंचायती राज के बारे में बात हो जाती कि पंचायती राज के बारे में वो बात कर रहा है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते थे, है ना। इसमें सोशल मूवमेंट के अंदर में होता है कि भाई कोई सामाजिक आंदोलन चलाया जा रहा है, बड़े स्तर के ऊपर में लोग आ रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ या कोई प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सामाजिक आंदोलन। जब बहुत सारे लोग आकर कोई काम करते हैं। संघर्ष समाधान, बात हो रही है समाधान की, ध्यान समझना आप लोग, संघर्ष की बात नहीं हो रही है, संघर्ष समाधान की बात हो रही है, समाधान निकालना। और लोकतंत्र, ठीक है, तो यहां पर में जब वो चर्चा कर रहा है तो वो सरकार की भूमिका के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो क्या करती है, संघर्ष का समाधान निकालने की कोशिश करती है, लोकतंत्र को बनाए रखने की कोशिश करती है, ये सरकार का काम है। ठीक है, लोकतंत्र को बनाए रखना, लोकतंत्र को बचाना और संघर्ष का समाधान निकालना, ये आप लोग समझिए। यहां पर में ये एक्चुअल क्वेश्चन है और आगे में कभी भी सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो संघर्ष समाधान और लोकतंत्र की रक्षा, ये मेन किसके कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है सरकार की भूमिका के ऊपर में बात हो रही है यहां पर में, क्योंकि समाधान करने की बात हो रही है यहां पर में। ठीक है, चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, और डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना, लोकतंत्र को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, मतभेदों को सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए मोनार्की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। वो जो एनसीटी की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वाला जो बोल रहे हो ना, वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो, फेक न्यूज है वो सब। ठीक है, सीटेट का ही करना है आप लोगों ने, जो चल रहा था पहले था वैसे ही है। मोनार्की का मतलब क्या होता है आप लोगों का? मोनार्की मतलब होता है आपका, ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, पीपल वोट डायरेक्टली, ये तो होगा नहीं। ठीक है, डज नॉट नीड टू डिफेंड देयर डिसीजन। मोनार्क को, राजा को अपने जो है निर्णय का बचाव करने की आवश्यकता नहीं होती, राजा जो चाहे वो कर सकता है। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगेंगी आपकी। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ठीक है, लोग प्रस्तावित कानूनों या मुद्दों पर प्रत्यक्ष मतदान करते, खुद जाकर मतदान करते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान पर हमला करना है, नहीं करना है, क्या देश में कौन सी इकोनॉमी करनी है, क्या नहीं करनी है, ये डायरेक्ट आप जाकर वोट करोगे अगर, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा, डायरेक्टली आप मतदान कर रहे हो। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसके अंदर में आप क्या करते हो, आप जो है अपने प्रतिनिधि चुनते हो और आपके प्रतिनिधि जाकर जो है वो आपके बिहाफ पर निर्णय लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होता है जहां पर में आपके प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो जनता के बिहाफ में जाकर निर्णय लेते हैं।
ठीक है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो है खुद जाकर निर्णय लेते हैं, खुद जाकर अपना मतदान करते हैं। ठीक है, कोई डिसीजन लेने में, आप डिसीजन लेने में योग मतदान नहीं करते, आप जो है फ्रेंड्स केवल और केवल क्या करते हो, आप लोग आपके लोगों को चुनने में मतदान करते हो। तो ए की जोड़ी 3 के साथ लगेंगी आप लोगों की, ठीक है, बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 2 के साथ में, और सी की जोड़ी 1 के साथ में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? राज्य सरकार के अंदर में आता है। 2-3 चीजें हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है टू मेंटेन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th, दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच में ट्रेन की शुरुआत करना, 1000 रुपए का नया नोट का डिजाइन पेश करना। सबसे पहली बात तो आप समझिए फ्रेंड्स कि कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार के होते हैं, कुछ काम होते हैं केंद्र सरकार के होते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर में कोई भी निर्णय लेना है, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में कोई पीस रखना है या युद्ध करना है, ये केंद्र सरकार का मामला है। ठीक है, राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं करेंगी। तो इंटरनेशनल मामले, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर में डिसीजन लेना, ये किसका काम है? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर में डिसीजन लेना ये आपका केंद्र सरकार का काम है, ना कि राज्य सरकार का। रेलवे किसकी होती है ये याद रखेंगे आप लोग हमेशा। रेलवे जो है ये केंद्र सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती कि आप अपने मुख्यमंत्री के पास में गए कि भैया मेरे ससुराल से मायके तक की एक रेलवे लाइन बिछा दो, नहीं। ठीक है, नोट, करेंसी भी किसका मामला है? आप मुझे एक बात बताओ कि भाइयों और बहनों, मित्रों, ठीक है, आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये किसने घोषणा की थी? मोदी जी ने, केंद्र सरकार के बिहाफ पर। तो करेंसी किसका मुद्दा है? केंद्र सरकार का मुद्दा है, तो केंद्र सरकार। जबकि जो एजुकेशन है, ये 3 तो एलिमिनेट हो गए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में, मतलब कि दोनों उस पर मुद्दे डिसीजन ले सकते हैं, दोनों, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। तो अगर 10वीं क्लास की बोर्ड की कक्षा को जो है डिसकंटिन्यू करना है, बंद करना है, तो वो निर्णय लिया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा भी, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मुद्दे होते हैं वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों उस पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक आप लोगों की वो बात होती है उसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे एक क्वेश्चन है आप लोगों का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जितने भी एडल्ट्स है, मतलब जितने भी लोग एक निश्चित उम्र पार कर चुके हैं, हमारे भारत में अभी वो 18 साल की है, पहले 21 साल की थी, अब 18 साल है। ठीक है, तो जितने भी एडल्ट्स है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर वो इंडियन है, ठीक है, एडल्ट है और सिटीजन है भारत के, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग के अंदर में, तो वोट डाल सकते हैं, वोटिंग का अधिकार है उनको। हमारे भारत के अंदर में सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब जो है स्टार्टिंग मतलब 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को 1950 में, तो इसकी उम्र थी 21 साल। ठीक है, 21 साल। बाद में इसको कम करके 18 साल कर दिया गया आप लोगों का। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, 1988 में, और 1989 में पहली बार इसका इस्तेमाल भी किया गया 18 साल के लोगों के द्वारा। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ना, देखिए एक चीज है कि जब आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना इतनी मेहनत करनी है कि भाई अपने आप से लड़ना पड़ता है, हमेशा अपने आप से लड़ना पड़ता है सफलता के लिए। ऐसे कभी नहीं होगा कि भाई आप लोगों को जो है मक्खन की तरह जो है एकदम स्मूथ रोड मिले सफलता की ओर। हमेशा लड़ाई करके खुद से भी लड़ना पड़ता है दुनिया के साथ साथ में। और जब टफ चीजें आती है, जब आप लोगों को लगता है कि बहुत सारा हो गया है पढ़ के, बट जब आप फिर भी अपने आप को पुश करते हो ना, वो आप लोगों को अलग बनाता है बाकी लोगों से, कि क्या आप सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या आप अपने परिवार के लिए जो है वो बेहतर भविष्य बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। वो आज डिसाइड हो रहा है आप लोगों का। आज आप क्या करते हो, आज कितनी मेहनत करते हो। तो आज अपने आप से पूछिए कि क्या आज आप लोग मेहनत कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने जो आने वाले लोग हैं आपके जीवन के अंदर में, उनके बेहतर भविष्य के लिए। डिसाइड कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए।
तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, जितने भी एडल्ट हैं, पहले ये उम्र थी 21 साल, अब ये घटाकर 18 साल कर दी गई है। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का